मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। डेली आपके आसपास ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो इस चैप्टर में आपको मिलेंगी, जिनके बारे में आप इनके चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा एनसीईआरटी किताब खोल लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब तक एनसीईआरटी किताब नहीं खोलेंगे आपको काफ़ी कुछ समझने में प्रॉब्लम आएगी। दैनिक जीवन हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था के इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट माने रुका हुआ। देखते हैं कुछ वस्तु गतिमान देखते हैं, तैरती हैं, धमनियों में होता है रक्त प्रवाह, ब्लड बह रहा है, मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, परमाणु अणु ग्रह तारे और आकाश गंगाएँ सभी गतिमान हैं। परमाणु काफ़ी छोटा कण होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुख्य कण होते हैं, मुख्य कण, मौलिक कण, अणु ग्रह तारे और बड़ी बड़ी आकाश गंगाएँ, पूरा ब्रह्मांड। वस्तु गति में तभी जब समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, हम ये समझते हैं आमतौर पर। लेकिन ऐसा कई अवस्थाएं जिनमें गति के अस्तित्व का प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति को अनुमान धूल कणों तोड़ने और पेड़ों की शाखाओं पत्ती में लगाते हैं। सूर्य उदय, सूरज उग रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, मौसम परिवर्तन घटना हो रहे हैं, क्या पृथ्वी गति को कारण है? यदि ये सही है तो हम पृथ्वी गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? अब आप इसका एग्जाम्पल लिख लें कि अगर एक फुटबॉल है और फुटबॉल पे कोई चींटी बैठी हुई है और फुटबॉल हल्के हल्के चलाते जाएँ तो चींटी को कहीं से भी एहसास नहीं होगा। बिल्कुल वही हमारे वो साथ होता है। अगर ट्रेन में हम बैठ जाएँ और ट्रेन चलती रहे और हम उसमें सो जाएँ तो हमें अगर आसपास बाहर का सीन दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें ऐसा लगेगा ट्रेन रुकी हुई है। लेकिन ट्रेन रुकी हुई नहीं होती है, क्योंकि ट्रेन ऐसे चल रही होती है कि आपको बिल्कुल भी धक्का आगे पीछे की गतिमान प्रतीत नहीं होता है और आपको वो रुकी हुई अवस्था में प्राप्त हो रही है, जबकि वो चलती हुई होती है, विराम अवस्था पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? ये अवलोकन यही संकेत करते हैं, ये जो आप ध्यान पे देख रहे हो कि कुछ वस्तुएं हमें गतिशील दिखाई देती हैं, तो गतिशील है ही, लेकिन कुछ वस्तुएं जो हमें स्थिर अवस्था में दिखाई दे रही हैं वो भी गतिशील होती हैं। क्लियर है? बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं। जटिल का मतलब उनमें कई गतियाँ मिली होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधे रेखा में, कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान होती हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं, कुछ कंपन कर सकती हैं। क्या क्या है घूर्णन भाई? पहले हम पढ़ेंगे सीधे रेखा में। सीधे रेखा में उनको सीधा चलना है। वृत्तीय पथ में गोल पथ में घूम रही हैं, अपनी माध्य स्थिति से गोल पथ में पूरा राउंड लगा रही हैं। घूर्णन करना होता पूरा वृत्ताकार पथ में पूरी 3D बॉडी का घूमना। अगर प्लेन तल में घूम रहा है, जैसे कि आप डोरी को लेकर घुमा रहे हैं, तो फिर वृत्ताकार पथ है, घूर्णन नहीं है ध्यान रखना बात का। घूर्णन में कोई वस्तु पूरी ज्योमेट्री को 3D ज्योमेट्री, 3D मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई हो, उस ज्योमेट्री को घुमा रहा है तो वह घूर्णन करेगा। कंपन मतलब अपनी माध्य स्थिति के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलना कंपन कहलाता है। ऐसी भी स्थिति आती है जैसे क्रियाएं एक साथ साथ हो, कई चीज़ों हों। जैसे पृथ्वी जो है घूर्णन भी करती है और वृत्तीय पथ पर भी चलती है। वृत्तीय पथ कौन सा है? सूरज के चारों ओर। घूर्णन क्या है? अपनी कक्षा में अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन है। हम पहले सदी से में गतिमान वस्तु का वर्णन करेंगे, गति के साधारण समीकरणों ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटी करके देखा करें, काफ़ी कुछ समझ में आता है, काफ़ी कुछ सेक्शन में होता है। कोई कन्फ्यूज़न होगा करें तो यूट्यूब पे नीचे वीडियो कमेंट डाल दिया करें, उसके बारे में मैं उसी में जवाब दे दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का वर्णन क्या है? हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु क्या होता है भाई? अच्छा चलिए आप बात करते हैं। अगर हम स्कूल में बैठे हुए हैं तो हम अपनी गति को स्कूल से ही नापते हैं, दूरी को स्कूल से ही नापते हैं। आपने देखा होगा, मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटा आपका घर कहाँ है, तो वो घर की जो डायरेक्शन बताएगा वो स्कूल से ही बताएगा। अगर हम किसी घर में बैठे हुए हैं, हम वहाँ से पूछेंगे तो हमें घर से ही बताते हैं। तो वो माइंड में क्या सेट होता है? वो माइंड में सेटिंग जो होती है, जो बिंदु माना जाता है, मूल बिंदु, शुरुआती बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन कहते हैं, वो बिंदु ही निर्देश फ्रेम का अंग होता है, शुरुआती बिंदु होता है। निर्देश करते हैं कि हम कहाँ से चलेंगे। जैसे ग्राफ में जो बिंदु है निर्देश फ्रेम में, कहाँ से एक्स अक्ष पे गए या वाई अक्ष पे गए या जेड अक्ष पे ऊपर भी उठ जाते हैं। तो हम निर्देश बिंदु पहले निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे उदाहरण लें। 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है तो हम बताएंगे स्कूल को हमने निर्देश मान लिया है, ठीक है। इस उदाहरण से निर्देश बिंदु है।
हम दूसरे निर्देश बिंदु को भी अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। रेलवे स्टेशन से हमने घर की दूरी बताई है, स्कूल से घर, स्कूल से हम रेलवे स्टेशन बता दें तो स्कूल निर्देश बिंदु हो गया। रेलवे स्टेशन बता देते जहाँ से शुरुआत करेंगे वो निर्देश बिंदु है, उससे एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में, 3 अक्ष में कंपन दूरी का निर्धारण करते हैं। लेकिन आपकी कक्षा में 2 ही अक्ष हैं, एक्स और वाई अक्ष। अब पहले हम चलना सिर्फ एक्स अक्ष पे सरल रेखी गति में। नीचे देखिए कि ओरिजिन है ओ, ये ग्राफ ये आगे चल रहा है, ए तक गया 60 किलोमीटर, और फिर बी पर वापस आ गया, फिर सी पर आ गया, फिर बी पर आ गया। इस तरह का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब इसमें 2 वर्ड होती हैं, दूरी और विस्थापन। बेटा 2 चीज़ें ध्यान रखें, अब मैं बनाने जा रहा हूँ दूरी और विस्थापन को। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। मान लें आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कई रास्तों से होकर जाती है, कुछ आप अपने फ्रेंड तो होकर जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन बिंदु है, यहाँ ये आपका स्कूल है और यह आपका रूम है, ठीक। तो डायरेक्ट दूरी है, सीधी दूरी। एक दोस्त के घर के और एक पूरे कहीं से भी होते हुए, मुराद होते हुए आप चंदौसी अपने स्कूल पर पहुँच जाते हैं। कहीं मुराद काम था, कहीं संभल गेट काम था, घूमते हुए जा रहा है। तो ये तीनों ही स्थितियाँ दूरी को निर्देशित कर रही हैं। जो भी हम चलेंगे, जो भी रास्ता तय करेंगे, वो सब का सब पाथ, मार्ग या दूरी कहलाएगा। फिर एक बार क्लियर कर लेते हैं। अगर ओ से सी तक गया, बी तक गया और ए तक गया तो ये दूरी सब है, और वापस ए से बी आना पड़ा, फिर बी से सी आना पड़ा, तो ये सब दूरी हो गई। ए से ए तक जोड़ लो 60, बी तक वापस जोड़ लो, कितना आ गया 5, 10, 15, 20, 25 हो गया। यहाँ पर जोड़ो 10 हो गया, 25, 10, 35 तो 60 जोड़ लोगे। इस तरह से दूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, शुरुआती पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि ओ बिंदु से कहाँ गया है, ए ओ ए प्लस ए ओ से ए तक गया और फिर वापस ओ तक आ गया। विस्थापन क्या हो गया? 60 + 60 120 हो गया। सॉरी, विस्थापन के नाम दूरी कितनी हो गई? 60 हो 120 हो गई। लेकिन विस्थापन क्या हुआ बेटा? विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी आई है और अंतिम बिंदु भी आई है। ऐसा आ पाएगा, शून्य हो जाएगा। ओ से सी पर आएगा, कितना हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25 हो जाएगा। ओ से अगर बी पे पहुँच गया आखिर में तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होगी, जो अंतिम बिंदु बदलता जाएगा। दूरी का मान हमेशा ही धनात्मक होता है। विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य जब भी होगा जब अपनी स्थिति पर आएगा, ऋणात्मक जब होगा जब अपनी स्थिति से वापस पीछे की ओर चला जाएगा। अगर मान लो यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट करा, यहाँ से ए तक गया और ए से फिर आके ओ के पीछे चला गया, ये एड्रेस मान लो, तो यहाँ पर 10 गया, तो यहाँ पर 5 पीछे गया, तो विस्थापन तो ये -5 है। लेकिन दूरी क्या होगी? 10, 10, 20 और 5, 25। दूरी 25 होगी। दूरी हमेशा प्लस में जुड़ेगी। दूरी सब वे स्थिति है जो आप तय करते हैं, और जब तय करते हैं तो प्लस होती जाएगी। जब हम मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो आपकी दूरी प्लस ही होगी। तो दूरी विस्थापन आ गया। गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए दिए गए समय वस्तु के प्रारंभिक से सापेक्ष अंतिम से ज्ञात में किया जाता है। चलिए फिलहाल ये पॉइंट हो गया। अब ये थोड़ा सा क्लियर आप करके देखा करें, एक्सप्लेन करा करें, सवाल कर लें। बहुत ही सिंपल सवाल हैं, मैंने आपको क्लास में भी बता दिए हैं। अब आते हैं एक समान गति और असमान गति, अगली हेडिंग है। बेटा एक समान गति क्या होती है? एक समान गति और असमान गति। एक समान गति यानी समान रहे, एक समान रहे, बिल्कुल कोई फ़र्क ना पड़े। कहने का मतलब हर सेकंड में, हर पल पे, हर कम से कम दिए समय पर, मान लो समय 1 सेकंड ले लिया, कम से कम जो सेकंड ज्ञात करते हो टाइम, वो आपके लिए कैलकुलेशन करने वाला 1 सेकंड है। 1 सेकंड में अगर 50 मीटर ही चल रहा है, अगले 1 सेकंड में 50, तीसरे सेकंड में 50, हर 1 सेकंड में 50, 50, 50 चल रहे हैं, तो ये दूरी आपकी एक समान दूरी और गति कहलाएगी। गति एक समान गति होगी, हर प्रति सेकंड आपकी गति एक समान रही है। लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में या फिर शहर में गाड़ी चलाते हैं, कभी भी आपकी गति समान नहीं रहती। कभी आप ब्रेक मान लेते हो, कभी आप चलते रहते हो लगातार,
कभी आप रुक के खड़े हो जाते हो। तो आपकी प्रति सेकंड, हर सेकंड जो दूरी होती है वो अलग अलग होती है। उस दूरी को आप असमान गति कहते हो, असमान गति। जैसे कि इतने दिखाया नॉर्थ ईस्ट एम, सुबह 9:30 स्टार्ट हुआ, वस्तु ए के द्वारा 10 चली गई, फिर 15 मिनट बाद 20 हो गई, फिर 15 मिनट बाद 30 हो गई, फिर 15 मिनट बाद 40 हो गई। फिर कितना फर्क आ रहा है? 10 का 10 का 10 का 10 का। इससे कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें 20 जो चल रहा है, 12 तो 19 चल रहा है, 19 से 23 चल रहा है, से 1 से 35 चल रहा है, 35 से 37 चल रहा है। ये लगातार चेंज होता जा रहा है हर 15 मिनट। हर 15 मिनट में इसकी दूरी 7 बढ़ रही है, एक बार 4 बढ़ रही है, एक बार 2 12 बढ़ रही है, इस तरह से और 2 बढ़ रही है। तो ये दूरी असमान है, क्योंकि प्रति सेकंड या दिए हुए प्रति समय में जो कम से कम न्यूनतम समय ज्ञात कर सकते हैं, उस समय में वस्तु द्वारा असमान दूरी तय की गई थी, इसलिए इसको असमान गति कहेंगे। अगली हेडिंग है F2, गति की दर का मापन। दर बेटा जहाँ पर दर आ जाए परिभाषा में, वहाँ पर टाइम टी फार्मूले में बटे में आता है। दर क्या होता है पहले ही समझते हैं। दर आपने देखा होगा कि आपको जब आपको कोई भी आम फल कोई भी चीज़ लेनी होती है तो आप दर पूछते हो, रेट पूछते हो। दर का इंग्लिश में वर्ड है रेट। रेट माने प्रति किलो। ये आप रेट जो जानते हो प्रति किलो से जानते हो। अगर आपसे पूछा जाए आम किस रेट हैं या आम किस दर से दिए, तो दैट मीन्स आप आस्क कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आम का 1 किलो का रेट क्या है। फिर ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा दर के लिए कि अगर 10 किलो आम 50 रुपए के हैं तो 1 किलो आम कितने का होगा? 50/10। वैसे ही लॉजिक बता देंगे बच्चे, 5 रुपये का होगा। सर 5 रुपये किलो आम है, 5 रुपये किलो आम प्राप्त हो रहे हैं। ये 5 रुपये किलो ही दर है, रेट है। अब यहाँ पर दर का मतलब क्या है? यहाँ पर जो गति आ रहा है, गति जो एक पर निकलेगा, प्रति पर निकलेगा, वो 1 सेकेंड होगा। जो दर का ज्ञात होगा वो प्रति सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेट वेट तो है नहीं। यहाँ कोई आम थोड़ी खरीद रहा हो, यहाँ प्रति सेकेंड खरीद रहा हो या कैलकुलेशन कर रहा हो फाई की दूरी की। तो उस दूरी को क्या कहेंगे? गति कहेंगे, स्पीड कहेंगे। सिंपल है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो, चाल बराबर दूरी बटा समय। कहाँ से आया भाई? ये वहीं से आया। एक समय में, अगर समय में मैं 10 सेकेंड ले लूँ, 10 सेकेंड में दूरी जो तय करी वो 50 मीटर तय करी, तो 1 सेकेंड में दूरी कितनी तय होगी बेटा? 50/10, 5 मीटर होगी। सिंपल है, कितनी होगी? 5 मीटर। यही 1 सेकेंड ही रेट या दर हो गया। क्या हो गया? दर। और 1 सेकेंड में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। तो देखो क्या आया ऊपर? ऊपर दूरी आई और नीचे क्या आया? समय आया। तो दूरी बटा समय हो गया। तो फार्मूला हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय, या गति की दर कह देंगे। तो क्या कहेंगे? आते हैं औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है? क्योंकि हम जो चाल तय करते हैं, हम जो चाल रोज तय करते हैं, इंटरनेशनल मात्रा पहले पढ़ लेते हैं। चित्र में दी गई स्थिति देखें, 147 क्या कर रहा है, साइन बोर्ड साहब क्या समझते हैं, अलग अलग समझ लेंगे। कुछ तेज चलती, कुछ धीमी चलती हैं वस्तुएं, ठीक है। तो वस्तु गति करने की दर अलग होती है, अलग वस्तु समान दर से गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु द्वारा इकाई समय में, जब एक समय आता है, तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहते हैं। तो चाल की परिभाषा आ गई आपके सामने ये, और चाल का फार्मूला बता दिया। चाल बराबर दूरी में, चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, प्रति सेकंड होता है, क्योंकि दूरी को नापते हैं मीटर में और टाइम को नापते हैं सेकंड में। और ये बटे है, बटे को कहते हैं प्रति। तो मात्रा क्या आ गया बेटा इसका? मीटर प्रति सेकंड आ गया। किसका? औसत चाल का, या चाल का। चाल बराबर दूरी बटा समय से ले लो। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी को मात्रक मीटर में नापते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, समय को नापते हैं सेकंड में। और ये प्रति बटे के लिए आया है, तो मात्रक क्या हो गया? मात्रक मतलब मापने वाला। क्या हो गया? चाल का मीटर प्रति सेकंड हो गया। चलिए, तो मीटर प्रति सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं। मीटर प्रति सेकंड लिखने कई तरीके हैं। ये मीटर S-1 है, या हिंदी में मीटर प्रति
सेकेंड लिख लें। जो माइनस होती है पृथ्वी की पहचान है, 1 माने 1 एक मीटर। छोटा मात्रक होता है, लेकिन छोटा मात्रक हम ज्ञात करते नहीं, ज़्यादा सवाल सेंटीमीटर प्रति सेकंड में होते हैं, लेकिन बड़े मात्रक जो हम स्पीड तय करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, काफ़ी आप यूज़ करोगे। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु गति नियत हो, नियत माने ऐसी हो। अब गति की जो आप मान लो अपने क्षेत्र से, अपने घर से 200 किलोमीटर दिल्ली जा रहे हो, तो बेटा आपकी गाड़ी की स्पीड कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, नियत तो होती ही नहीं है। नियत माने एक सी, नियत माने एक सी। क्या आप 80 की स्पीड में कार या बाइक लेकर जाओगे? नहीं, आपकी स्पीड कभी 80 भी होगी, कभी 100 भी होगी, कभी 60 भी होगी, कभी आप ब्रेक मार के रुक भी जाओगे, यानी शून्य भी होगी। तो ऐसे में हम कैसे चाल निकालें? तो ऐसे में जो हम करते हैं वो औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल का सिंपल फार्मूला है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। सिंपल है, कुल दूरी बटे समय अवधि, कुल समय अवधि। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। यह v बराबर s बटा t हो गया। मान लो 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है, तो 100 बटा 2 आ जाएगा, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। उदाहरण आपको दिए हुए हैं, बड़े सिंपल उदाहरण है, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो कुल दूरी निकाल लो। कुल दूरी कितनी होगी? 16 और 16 32, और समय निकाल लो। कुल 4 और 2 6। ठीक है, तो तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय, उन्हें तय की गई कुल दूरी 32 आ गई, समय कितना आ गया? 6 आ गया, भाग कर लिया 5.33 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो गया। भाग भी सीखेंगे आप, बात कई बच्चों को करना नहीं आती है, मैं भाग की भी वीडियो डालूंगा, एलसीएम लासा वासा फ्रैक्शनल पार्ट की वीडियो डालूंगा, ताकि आप उसको देखकर अपने भाग भी सही कर लो। अब अगले आते हैं दिशा के साथ चाल। अभी चाल का रूप थोड़ा बदल रहा है, अब दिशा के साथ चाल आती है, जिसको आप वेग के नाम से जानते हो, वेग या वेलोसिटी। जब मैं आपसे कहता हूँ कि आपका घर कितनी दूर है, या दिल्ली जाना है, आप मुराद बैठे हो, मुराद से दिल्ली जा रहे हो, रामपुर से दिल्ली जा रहे हो, या चंदौसी से दिल्ली जा रहे हो, तो आप सीधा जाओगे, ईस्ट की तरफ नहीं जाओगे, आप वेस्ट की तरफ जाओगे। तो यह आपने दिशा की बात कर ली, क्योंकि आप वेस्ट की बात कर रहे हो। आप मुरादाबाद टू जा रहे हो दिल्ली, और मुराद से दिल्ली जो है वो वेस्ट की तरफ है। क्या की तरफ है? वेस्ट। तो आप जब वेस्ट की डायरेक्शन बात कर रहे हो तो दिशा की बात कर रहे हो। अगर दिशा के साथ चले वस्तु की गति, ज़रा थोड़ा रीड करते कि वस्तु गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है, बड़े पैमाने पर ज्ञात करते हैं, और उसी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्ष व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। तो यही चाल, जो चाल पढ़ रहे थे, जिसमें सिर्फ दूरी की बात कर रहे थे, उसे चाल कहते थे। लेकिन यही अगर इसके साथ साथ हम दिशा की बात करें, दिशा की बात करेंगे, तो विस्थापन आ गया। विस्थापन कहें तो उसे क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय अंतराल। अतः एक निश्चित दिशा में चाल का वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या समान होता है, ये वस्तु की चाल, गति की दिशा, ये दोनों परिवर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ज़रा मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अलग कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ वस्तु की चाल के साथ परिवर्तन होता है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। ये वस्तु की चाल, गति की दिशा, या दोनों के परिवर्तन। या तो दिशा बदल जाए तब भी कहते हैं वेग बदल गया, चाल बदल जाए तब भी कहते हैं वेग बदल गया, और दोनों ही बदल जाए तब भी कहते हैं हम वेग बदल चुका है, परिवर्तित हो चुका है। जब एक वस्तु सीधी रेखा बदलती चाल साथ गति कर रही है, तो इस की गति की दर के परिमाण को औसत वेग द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? ध्यान रखते हैं जब वस्तु सीधी रेखा में चल रही है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा चल रही है तो अलग होगा, ग्राफ से मैथ से सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं उपाय की बात कर रहे हैं, एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ चाल बदल रही है, कभी ब्रेक मार रहा है, कभी एक्सीलेटर दबा रहा है, कभी रोक के खड़ा हो जाता है। तो चाल लगातार बदल रही है, दिशा बदल नहीं रहा, सीधा चल रहा है, अपनी सीधी सरल रेखा चल रहा है। तो गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा कर सकते हैं। गणना औसत चाल गणना के समान ही होती है। हाँ, कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे टाइम ख़त्म हो गया, पता चला वो टाइम में छुप गया, मैं समझा शायद वीडियो नहीं मेरा। इसकी गणना औसत चाल गणना के समान होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंगगणितीय माध्य के द्वारा, माध्य को औसत भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, और एवरेज भी कहते हैं इंग्लिश में। एवरेज, मीन या औसत, माध्य औसत वेग प्राप्त किया था। तो औसत वेग का सिंपल फार्मूला है, रट्टा मार लें, याद कर लें, समझ लें, जैसे चाहे कर लें।
औसत वेग बराबर होगा प्रारंभिक वेग पर अंतिम वेग का औसत। फिर औसत कैसे निकालते हैं, 2 अंकों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। अगर 3 अंक है, तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 को जोड़ना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 2 को जोड़ना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। यही औसत का तरीका होता है, कुल अंक बटे कुल संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग को u माना जाता है, अंतिम वेग को v माना जाता है। सिंबल एक बना दी गए हैं, प्रतीक बना दी गए हैं, u v x y z होते हैं, तो u प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग कहा जाता है। इन दोनों को जोड़ के इनका औसत निकाल लो, औसत वेग का फॉर्मूला आ जाएगा, जहाँ v एवरेज, a v मतलब एवरेज औसत वेग है, जो प्रारंभिक वेग है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखा जाता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। एक सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है, सवाल ये वाला करके देखते हैं। इस सवाल को मैं समझाता हूँ कैसे होगा, आप कोशिश करना। पहला, 4 m वेग में अंतर बताइए। 4 वेग में सबसे बड़ा अंतर क्या दिशा का है। पहला सवाल कि किस अवस्था में किसी वस्तु को पढ़ा उसके औसत चाल तो बराबर होगा, जब ही होगा जब उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन समय अंतराल बराबर होगा। एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या दिखाता है, उसकी तत्क्षणिक चाल बताता है। एक वर्ड आता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक को इंग्लिश में लिखा होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उसी पल पर, उसी पल, उसी समय, जिस वक्त हम देख रहे हैं। जब ओडोमीटर पर हमारी नज़र जाती है, ओडोमीटर बाइक का वो एपरेटस यंत्र जहाँ पर हमें स्पीड दिखाई देती है उसे ओडोमीटर कहते हैं। तो उसी वक्त स्पीड दिखाएगा 60। अगर आपने हल्के से बारीक स्पीड कर ली तो क्या होगा, ब्रेक मार लिए तो 60 से कम आ जाएगी, 50 हो जाएगा। तो क्या मापता है, चाल मापता है, और तात्क्षणिक चाल मापता है। क्या मापता है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मान कैसा दिखाई पड़ता है, सरल लेके दिखाई पड़ता है। एक पीरियड के दौरान अंतरिक्ष यात्री से एक सिग्नल को प्रति पॉइंट जब 5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट के सेकंड बदल लो, 5 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएंगे। 300 सेकंड क्या आ गया, टाइम आ गया। और दूरी क्या है, दूरी डी निकालनी है। चाल दी हुई है, प्रकाश चाल तो यही होती है, इसको सीधे प्रदर्शित करते हैं। c बराबर 3 गुणा 10 के पावर 8। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। c प्रकाश चाल के नहीं आता, 3 गुणा 10 के पावर 8 है, बराबर डी ज्ञात करना है बटे t बराबर 300 है, 300 से गुणा में ले जाओ। t बराबर क्या होगा, 300 गुणा में गया, 3 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 300। गुणा बहुत आसान होती है, 2 0 पावर में जुड़ जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 3 9 गुणा 10 की पावर 8 और 2 जुड़ के कितने होगा, 10 हो गए। गुणा में पावर जुड़ती है और घाट घटाओ पावर करती है। ये जो दूरी आई वो मीटर में आई, 9 गुणा 10 की पावर 10 मीटर आंसर हो गया। चलिए बाकी आगे अगली वीडियो बनाऊंगा।